हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हम यहाँ पर जितनी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं या जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको करते हैं, सभी में हम गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा विज़न है और भारत देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करना भी हमारा विज़न है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में कि जितने भी प्रशिक्षु हैं जो कि यूपी डीएलएड में 2024 और 26 का जो सत्र है इसमें एडमिशन लिए हैं, उनके लिए आज हम यूपी डीएलएड के 2 वर्षीय सिलेबस की बात करेंगे या 2 वर्षीय आपका जो करिकुलम होता है उसकी बात करेंगे। ठीक कि 2 वर्ष में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ाई 2 साल करनी है, और विशेष रूप से हम बात करेंगे आपके प्रथम सेमेस्टर के बारे में कि आपका जो डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर है उसमें आपको कितने विषय पढ़ने हैं, वो कितने नंबर के होंगे, उसमें पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए और उन सारे विषयों की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। यूपी डीएलएड के संदर्भ में आपके साथ ये मेरा पहला इंटरेक्शन है, तो अभी हम लोगों को थोड़ा जुड़ने में टाइम लगेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होने में। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ 2 साल बने रहते हैं यानी चारों सेमेस्टर में, तो आप यहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक अच्छे शिक्षक बन के उभरेंगे और प्रदेश में या फिर अन्य जो उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे भी आपकी जॉब लगती है सरकारी टीचर के रूप में, आप बहुत ही अच्छे रूप से सेवा प्रदान करेंगे और अपने देश की प्रगति को सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे डीएलएड के बारे में जब बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि डीएलएड को पहले बीटीसी भी कहा जाता था। तो जो डीएलएड का परीक्षा कराती है, जो संस्था है जो परीक्षा कराती है, उसका नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएलएड में आपके चारों सेमेस्टर की परीक्षा नियोजित करती है उस संस्था का नाम है परीक्षा नियामक अधिकारी। परीक्षा नियामक अधिकारी प्रयागराज, पीएनपी भी जिसको कि हम लोग बोलते हैं। तो परीक्षा का जो टोटल नियंत्रण होता है वो आपके पीएनपी प्रयागराज के पास होता है। करिकुलम की जो जिम्मेदारी होती है कि जो डीएलएड का करिकुलम कंट्रोल करेगा, जो बॉडी है, तो उस बॉडी का नाम है, मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पाठ्यक्रम को कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसका नाम आपका है SCERT, जिसके बारे में आपने पहले से हो सकता है सुन रखा होगा। जो आपके प्रदेश स्तर पर जो 1 से 12 की बुक होती हैं उनके करिकुलम का भी जिम्मेवारी SCERT के पास ही होता है। जो कि जैसे यूपी बोर्ड की जो किताबें हो गई, एमपी बोर्ड की किताबें हो गई, तो इसकी जिम्मेवारी भी SCERT के पास होती है। प्रदेश स्तर पर जो विषय वस्तु देखने को हमें मिलती है 1 से 12 के स्कूलों में। इसके अलावा ये डीएलएड के पाठ्यक्रम की भी जिम्मेवारी इसके ऊपर होती है। अगर SCERT के फुल फॉर्म की बात की जाए तो आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जब आप डीएलएड में प्रवेश ले चुके हैं तो आपको उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपसे कोई पूछे तो आप इन चीज़ों को बता सकें। नहीं तो यही प्रतीत होगा कि सिर्फ आप डिप्लोमा लेने के लिए यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बीटीसी या यूपी डीएलएड में नाम लिखवा लिए हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई भी मतलब नहीं है। तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि यदि आपने
1 लाख रुपए फीस देने के लिए सोच लिया है, या जो भी 60-70 हज़ार जितने में भी आपका डीएलएड में एडमिशन हुआ है, जितने फीस पे भी, तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बेहतर टीचर बन के निकलेंगे और बहुत ही अच्छे शिक्षक के रूप में आप उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य प्रदेश में काम करेंगे, क्योंकि हर प्रदेश में वैकेंसी आती रहती है, तो जहाँ भी आपका लग जाए। तो SCERT का पूरा नाम होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी ही अपर बॉडी होती है NCERT, ठीक ना। NCERT क्या होती है, नेशनल लेवल पे जो 1 to 12th का करिकुलम है उसकी जिम्मेवारी NCERT के पास होती है। तो जो हम NCERT की पुस्तक से तैयारी करते हैं, जैसे कि आप सीटेट की जब तैयारी करते हो तो NCERT की बुक आपको प्रेफर किया जाता है, चाहे फिर जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं तो उनको भी NCERT की बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो NCERT क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो 1 to 12th का सिलेबस है उसके ऊपर वर्क करता है आपका NCERT। लेकिन जो SCERT है ये प्रदेश स्तर पर शैक्षिक बॉडी है, कह सकते हैं एजुकेशनल बॉडी है, जो करिकुलम पे वर्क करती है, 1 to 12th के करिकुलम पे, डीएलएड के करिकुलम पे। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। इसके बाद मैं अब बात करता हूँ कि आपको चारों सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको हर सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक विषय पढ़ने होंगे और इसके अलावा 6 आपको पढ़ने होंगे सामान्य विषय। सामान्य विषय इसमें हम उसको बोल रहे हैं, उस विषय को जो जनरली आप देखते हैं स्कूली विषयों के रूप में, जो विद्यालयी विषयों के रूप में आप देखते हैं हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, तो वो आपके सामान्य विषय में आएंगे। और जो सैद्धांतिक विषय हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड जो पेपर होते हैं, जैसे कि एजुकेशन जो आपका शिक्षा शास्त्र है उससे संबंधित जो पेपर होते हैं वो सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत आएंगे। तो एक एक सेमेस्टर करके हम आपसे बात करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस पहली वीडियो से ही यूपी डीएलएड को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा रोड मैप मिलेगा कि कैसे आप 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, प्रथम सेमेस्टर में जो हम देखते हैं तो इसमें आपको 2 एजुकेशन के पेपर पढ़ने को मिलेंगे। पहला होगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और जो दूसरा होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय हैं और ये दोनों ही विषय मैं बता दूं आपके 50-50 नंबर के होंगे, तो आप पूर्णांक भी नोट करते जाइएगा। और इसमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो 25 नंबर चाहिए और इसका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक। इसके बाद जो सामान्य विषय है आपके, सामान्य विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जो सामान्य विषय हैं, विज्ञान रहेगा इसमें 25 नंबर का, गणित रहेगा इसमें 25 नंबर का, पूर्णांक मैं बता रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन रहेगा 50 नंबर का, हिंदी रहेगा 25 नंबर का और संस्कृत रहेगा 25 नंबर का। इसमें संस्कृत और उर्दू में से आप कोई एक ले सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे संस्कृत लेते हैं। जो कंप्यूटर शिक्षा है ये भी आपका 25 नंबर का ही रहेगा। अब देखिए, जो 25 नंबर वाला पेपर है इसमें पासिंग मार्क के लिए आपको 12 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 12 नंबर। अगर 12 नंबर आप ले आते हैं तो पास हो जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। और ये जो 25 नंबर वाला पेपर है इसमें आपको पेपर हल करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो हर सेमेस्टर में यही प्रोसीजर फॉलो होगा, पूर्णांक और समय को लेकर, परीक्षा की अवधि को लेकर। और इसके अलावा जो प्रथम सेमेस्टर में आपका इंटरनल विषय एक होगा। इंटरनल विषय का मतलब ये होता है कि इसमें जो नंबर मिलेगा वो आपके कॉलेज के ही टीचर देंगे या फिर जो प्रैक्टिकल के समय आते हैं, आपका वाइवा लेते हैं, वो लोग देंगे। तो इसमें से आप किसी एक के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइल वाइल आपसे बनवाया जाएगा, चाहे फिर वो कला हो या संगीत हो या शारीरिक शिक्षा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो, इसमें से किसी एक के ऊपर। ऐसा आपके SCERT के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो जो BTC का सिलेबस है, जो डीएलएड का करिकुलम की PDF है उसमें लिखा हुआ है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद हर सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप भी होगा, जिसके कि आपको 200 नंबर मिलते हैं। इस 200 नंबर में से आपका 100 नंबर जो होता है एक्सटर्नल होता है, और 100 नंबर आपका इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल होता है वो आपके कॉलेज के टीचर ही देते हैं। जो इंटरनल होगा, जो यूनिट आएगा आपका वाइवा लेने, उसमें जो भी शामिल होंगे अधिकारी वो लोग देंगे। तो ये हुई प्रथम सेमेस्टर की बात। तो प्रथम सेमेस्टर में अगर आप पूछेंगे कि सर टोटल जिनकी लिखित परीक्षा होगी वो कितने नंबर का होगा, तो 275 नंबर का होगा आपका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा इसमें 8 विषय टोटल शामिल होंगे, जो मैंने आपको बताया 8 विषय। 8 विषय आपके शामिल होंगे। 8 विषय जो इसमें शामिल होंगे, और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3 प्रकार के प्रश्न में जो पहला होगा प्रश्नों का प्रकार, वो आपका होगा बहुविकल्पीय, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो दूसरा होगा वो अति लघु उत्तरीय होगा। क्या होगा? अति लघु उत्तरीय। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसका जो आंसर है वो आपको 25 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में। और जो तीसरा प्रश्नों का प्रकार होगा वो है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसका आंसर आपको 75 शब्दों के अंदर में देना है। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बीटीएससी का या डीएलएड का, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जानकारी अपने पास रखिए, ठीक है। तो हमने आपको विषय बता ही दिया प्रथम सेमेस्टर के। सेकेंड सेमेस्टर के हम विषय देख लेते हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा आपका सैद्धांतिक विषय में रहेगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास रहेगा। फिर इसके बाद सामान्य विषय में विज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक अध्ययन रहेगा, हिंदी रहेगा। संस्कृत और उर्दू के जगह पे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी रहेगा, जो कि मैंडेटरी है। और जो प्रथम सेमेस्टर में था आपको ऑप्शन मिलता है, उर्दू या संस्कृत आप ले सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के जगह पे यहाँ पे एक पेपर आपका होगा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का। तो इसका सिलेबस भी मैं आपके सामने रखूँगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद हम तृतीय सेमेस्टर में, अच्छा इसमें हम देख लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल में क्या है। तो वही कला संगीत, ये आपके चारों सेमेस्टर में रहेगा। इसमें से किसी एक के ऊपर फाइल बनवाया जाएगा। तो मुझे लगता है इस प्रकार का होता होगा कि प्रथम सेमेस्टर में आपसे कला का बनवा लिया जाता होगा, द्वितीय में संगीत का, तृतीय में शारीरिक शिक्षा का, चौथे में स्वास्थ्य शिक्षा का। वो आपके कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड करता होगा कि किस सेमेस्टर में किस पे फाइल आपसे बनवाया जाए। और इंटर्नशिप आपका प्रत्येक सेमेस्टर में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। जो तृतीय सेमेस्टर है, तृतीय सेमेस्टर में जो सैद्धांतिक विषय है वो है, पहला है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च एवं नवाचार का पेपर है आपका। और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो कि मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे पहले से ही। तो जब आप तृतीय सेमेस्टर में आएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसके बाद जो सामान्य विषय में है आप देख सकते हैं, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है। और फिर इसमें संस्कृत और उर्दू आ जाता है तृतीय सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर में यानी आपको संस्कृत और उर्दू पढ़ना है, द्वितीय में आपको अंग्रेजी पढ़ना है। तो फिर इसमें कंप्यूटर शिक्षा वापस से आपको पढ़ना होगा, और प्रैक्टिकल में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रथम और द्वितीय में बताया। फिर अब हम आ जाते हैं अंतिम सेमेस्टर में, यानी कि चौथे सेमेस्टर में। तो जो चौथा सेमेस्टर है उसमें आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड पेपर पढ़ने हैं वो आपका है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये आपका पेपर का नाम है। और जो पेपर नंबर 8 है सैद्धांतिक विषय शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एवं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन का पेपर है। फिर इसका सामान्य विषय में आपका इसमें है विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, हिंदी है। फिर इसमें अंग्रेजी पढ़ना है चौथे सेमेस्टर में संस्कृत के बजाय। और जो आपका कंप्यूटर शिक्षा पढ़ रहे थे आप, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, तो इसमें आपको पढ़ना है शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पेपर पढ़ना है, ठीक। और प्रैक्टिकल में वही चीज़ें हैं जो आपका प्रैक्टिकल में आपका जो चारों सेमेस्टर है सेम चीज़ें हैं, ठीक। इसके आपको सेम नंबर भी मिलेंगे हर सेमेस्टर में। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं
कि जो आपका इंटरनल नंबर आपको मिलेगा, तो इंटरनल नंबर आपका टोटल मिलेगा इसमें 425 नंबर। कितने? 425 नंबर आपको इंटरनल नंबर इसमें टोटल मिलेगा। और जो इंटरनल नंबर होता है ये आपको 8 जो आपके पेपर होते हैं उसमें मिलता है। फिर इसके बाद जो आपका इंटर्नशिप है, तो आपके इंटर्नशिप में भी आपको इंटरनल नंबर मिलता है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका एक है संगीत कला वाला, उसमें भी आपको इंटरनल नंबर मिलता है। तो 8 पेपर इंटर्नशिप और जो एक्स्ट्रा पेपर आपका संगीत कला वाला था, इस सबको मिला के 425 नंबर आपको इंटरनल नंबर मिलता है, जो आपके कॉलेज के टीचर या जो फिर यूनिट आती है आपका वाइवा या प्रैक्टिकल लेने, वो लोग मिलके देते हैं। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा आपकी होती है वो 275 नंबर का होता है। और 100 नंबर आपको इंटर्नशिप में ब्राहा नंबर मिलता है, मतलब आपके जो कॉलेज के टीचर होते हैं वो देते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो 375 नंबर आपको एक्सटर्नल नंबर मिलते हैं, और जो 425 नंबर है वो आपके इंटरनल नंबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका प्रत्येक सेमेस्टर का पूर्णांक होता है वो 800 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक। आपको एक बार में ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, आप बार बार वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिए, सारी चीज़ें जब आप फंसेंगे तो आपको एक एक करके चीज़ें समझ आ जाएगी। चलिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि तभी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, वरना आप डीएलएड को बहुत हल्के में लेंगे, और जब हल्के में लेंगे तो आपको पता ही है कि आप फेल हो जाएंगे। और डीएलएड में पास करने के लिए सीधा सा नियम है कि किसी विषय में आपको पास होना है तो जितने नंबर का आपका पूर्णांक है विषय का, जो आपका विषय है उसका जितने नंबर का पूर्णांक है उसमें आपको आधा नंबर लाना पड़ता है। कितना नंबर लाना पड़ता है? आधा नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए। जैसे कि अगर 50 नंबर का पूर्णांक है तो आपको 25 लाना होगा, 25 नंबर का पूर्णांक है तो आपको 12 नंबर लाना होगा। ये चीज़ आपने जान लिया। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा का मतलब ये है कि जिसका परीक्षा आपको सेंटर पे जाके देना होगा, ठीक। तो जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, अगर उसमें आप 80% या 80% से अधिक लाते हैं, ठीक ना, प्लस में लाते हैं, तो ए ग्रेड बोला जाएगा। अगर इससे नीचे लाते हैं तो आपका बी ग्रेड में आप आएंगे। बीएड से यहाँ पे थोड़ा नियम अलग है, ठीक ना। फिर इसके बाद अगर आप जो आपका इंटरनल नंबर होता है, तो इंटरनल नंबर में भी आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि इंटरनल में कम ले आए तो काम चल जाएगा। इंटरनल जो मार्क्स होगा वो टोटल उसका 85% रहेगा या 85% से अधिक रहेगा तो ही ए ग्रेड माना जाएगा, अन्यथा उससे नीचे रहेगा तो आप बी ग्रेड में आएंगे। तो अगर आपको अच्छा परसेंटेज लाना है, आपको सम्मानजनक सम्मान के साथ डीएलएड उत्तीर्ण करना है, तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परसेंटेज अच्छे खासे लाने होंगे तब जाके आप बता पाएंगे कि मेरा ए ग्रेड है, ठीक ना, ये चीज़। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका डीएलएड में बैक पेपर का क्या नियम है। भाई जब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका विषय में बैक भी तो लग जाएगा। तो बैक का नियम क्या है कि देखिए, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक ना, डीएलएड में। तो जो आपके सेमेस्टर है, अगर किसी सेमेस्टर में आप 2 विषयों में बैक लग गया आपका, यानी 2 विषय में आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे थे और 2 विषय में क्या हुए कि बैक लग गए, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बोला जाएगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई कीजिए। सेकेंड सेमेस्टर में जो आप 8 पेपर देंगे उसके साथ साथ जो 2 विषय में आप बैक हुए थे उसका भी पेपर देंगे। लेकिन यहाँ पे रुकिए, अगर 2 विषय से अधिक, मान लीजिए 3 विषय में आपका बैक लग गया, तब तो भैया आपका क्या हुआ, कल्याण हो गया। क्या हो गया? कल्याण हो गया। कल्याण कैसे हो गया सर? तो आपको फिर से प्रथम सेमेस्टर ही पढ़ना पड़ेगा, या सेकेंड सेमेस्टर में 3 विषय में बैक लगा तो सेकेंड सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए पढ़ाई तो आपको हर हाल में करनी होगी। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो डीएलएड को बड़ी हल्के में लेते हैं। तो डीएलएड को हल्के में लीजिएगा तो बहुत रोइएगा। मैं आपको सीधा संदेश, मतलब कड़े शब्दों में बता रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन छात्रों के हित के लिए कभी कभी शिक्षक को थोड़ा कड़े लहजों में चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, ठीक ना। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है ये चीज़।
चलिए, इसके बाद मैं आपको आखिरी संदेश देना चाहता हूं। अभी मैं डीएलएड के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक ना। मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है आप मुझसे बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9219136157 9219136157 ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। अंधकार में न रहें, अच्छे से तैयारी करें, ईमानदारी से तैयारी करें, 2 साल बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें और एक अच्छे शिक्षक, प्रतिबद्ध शिक्षक, एक ईमानदार शिक्षक के रूप में अपने प्रदेश की सेवा करें, या फिर प्रदेश से बाहर हैं तो अपने देश की सेवा करें, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ाइए। अगर आप अभी प्राइवेट कॉलेज में भी कहीं पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाइए, और जो 2 साल आपका बीटीसी का सिलेबस है उसको पूरा ढंग से पढ़ाई कीजिए। प्रैक्टिकल की भी फाइल पूरी ईमानदारी के साथ बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही सारी चीज़ें आप सीखते हैं। थ्योरी से तो हम लोग सीखते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मेन होता है। मैं इस चैनल पर आपको एक एक प्रैक्टिकल भी कराऊँगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि मैं यहाँ पे आपको जो विषय पढ़ाऊँगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊँगा प्रथम सेमेस्टर में। जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, इसमें मैं आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और साइंस की जो क्लास है 25 नंबर का आपका साइंस होगा। इसकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। 2 से 4 दिनों के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, और विज्ञान विषय से ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो परीक्षा में पूछेगा और आपको नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी उस पर करा दूंगा। तो जो मेरा विषय है उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो विषय मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आपको ये चीज़ अब ध्यान रखना है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं। किसके क्षेत्र में आ गए हैं? शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं। अब जो आपको मोहब्बत करनी है, जिसके साथ आपको डटे रहना है, जिसके साथ बिल्कुल ईमानदारी से खड़े रहना है, वो आपका शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण जो कार्य है, जो पढ़ाना कार्य है, जो टीचिंग कार्य है, इससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। और शिक्षण को लेकर नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। एक लर्नर को समझने का कोशिश कीजिएगा। लर्नर यानी विद्यार्थी, जो स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट का क्या नेचर होता है, क्या नर्चर होता है, क्या लाइफ स्टाइल होता है, क्या उसकी लर्निंग स्टाइल होती है, सारी चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी के थ्रू आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षा एक देखिए ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास है तो आपको मोटिवेट करना मेरा कर्तव्य है, ताकि आप अच्छे से 2 साल पढ़ाई करें। आप भीमराव अंबेडकर जी को जानते होंगे, बाबा साहब अंबेडकर जिनको हम बोलते हैं। वो एक महार जाति में पैदा लिए थे। वो एक ऐसी जाति थी जिससे लोग अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव रहते थे, कि वो कहीं हमसे टच ना हो जाए। जो अपर कास्ट के लोग थे वो महार जाति में टच नहीं होना चाहते थे, उन्हें अपना पानी नहीं पीने देने देते थे, अपने घर में बैठने नहीं देते थे। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए विद्यालय में गए तो उनको विद्यालय में क्लासरूम में बैठ के पढ़ने भी नहीं दिया गया। वो बाहर से सुन सुन के पढ़ते थे। किसी तरह बहुत ही मशक्क़त करते करते वो पढ़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। वो संघर्षों के प्रतीक के रूप में भारत में देखे जाते हैं। तो आपको उनसे प्रेरणा लेनी है। शिक्षा को अपना सशक्त हथियार मानकर, जिन्होंने अपने जीवन से करोड़ों लोगों को क्या दिया, प्रेरणा देने का काम किया। जब अंबेडकर साहब उस समय में, जब भारत कितना अविकसित था, उतना विकसित नहीं था, रूढ़िवादियों में जकड़ा हुआ था, क्या पुराने घिसे पिटे विचार थे, कितना दासहीनता का प्रकोप था। तो उस समय में जब अंबेडकर लड़ सकते हैं शिक्षा को लेकर, भारत में सबसे ऊंचे स्तंभ पे जा सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं जा सकते। तो आपको उनसे प्रेरणा लेना है, और आपको भी ईमानदारी के साथ शिक्षा के महत्व को समझना है, और शिक्षा के साथ बिल्कुल खड़े रहना है। मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि ऐसे शिक्षक बहुत महान होते हैं जो पढ़ाने के साथ साथ जो विषय वस्तु होती है अलग अलग विषयों की, उनको पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई का महत्व भी बच्चों को समझा दें कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ाई
इंसान के जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए या उसके जीवन में जो चुनौती आने वाली है उससे लड़ने के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसका महत्व जो शिक्षक समझा देता है ना बच्चों को, वो शिक्षक बिल्कुल ही महान है और वही शिक्षक पूज्य भी है। तो चलिए, क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पे भी जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर तक दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो PDF है ये मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा, तो आप अच्छे से देख के खुद भी समझ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो एडमिन का नंबर मेरा है उसके थ्रू आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल और जो टेलीग्राम है यहाँ पर जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ DLED से संबंधित, तो आपको सबसे पहले अपडेट जाएगा, या DLED की एग्ज़ाम कब होगी प्रथम सेमेस्टर की, उससे कोई रिलेटेड अपडेट आती है, या आपका एग्जामिनेशन जब फॉर्म आता है उससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है, तो मैं आपको यहाँ पर सूचित करूँगा। तो चलिए बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा।